अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंदिता की आंखें बार बार बंद होकर खुल रही थीं। उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। भूषण के वार के कारण वो बेहोशी की हालत में थी, लेकिन उसे इतना मालूम था कि भूषण उसे लेकर अभी राज्य वैद्य की कुटिया से नहीं गया था। उसे चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मगर उठने की कोशिश करने के बाद भी वो उठ नहीं पा रही थी। दरअसल भूषण वंदिता को लेकर बाहर से जाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से राज्य वैद्य की कुटिया का दरवाजा खुल गया और उसमें से वो राज्य वैद्य राजकुमारी वंदिता को बचाने के लिए दौड़ता हुआ आ रहा था और चिल्लाते हुए कह रहा था, राजकुमारी वंदिता, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। मगर भूषण ने उसे अपने पास आने का समय ही नहीं दिया। उसने हवा में भाला फेंका और अगले ही पल राज वैद्य को जान से मार दिया। वो वंदिता को लेकर वहां से जाने के लिए एक बार फिर से तैयार हुआ, लेकिन तभी अचानक से राज्य वैद्य की कुटिया से कुछ गिरने की आवाज आई। भूषण जानता था कि वो किसी भी हालत में ये बात राजा भीमसेन तक नहीं पहुंचने दे सकता था कि वंदिता को उसने किडनैप किया था। उसे लगा कि राज्य वैद्य की कुटिया में किसी ने उसे देख लिया है, इसलिए उसने अपने साथियों को बाहर रुककर वंदिता का ध्यान रखने के लिए कहा और अकेला एक चाकू लेकर उस कुटिया में चला गया। कुटिया में अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि कैसे राज्य वैद्य के दो शिष्य किसी का इलाज कर रहे थे। भूषण ने उन्हें वहां से भागने का मौका नहीं दिया, बल्कि एक के बाद एक उन दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया। तभी अचानक से उसकी नजर बेड पर पड़े एक आदमी पर गई। उस आदमी को देखकर भूषण की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आर्यन था। उसे बेहोशी की हालत में देखकर भूषण के दिमाग में एक प्लान आ गया। उसके सारे साथी अभी बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। अगर उसने इस वक्त उस कुटिया में आर्यन का खेल खत्म कर दिया तो किसी को भी मालूम नहीं चलेगा। इसलिए उसने अपना चाकू हवा में उठाया और आर्यन पर वार किया। उसका वार आर्यन के सीने को छूने ही वाला था कि तभी अचानक से उसे पीछे से मिहिर की आवाज आई। वो बोल रहा था, चाचा जी, वंदिता को होश आ रहा है। कुटिया के अंदर आते ही मिहिर की नजर आर्यन पर पड़ी। वो आर्यन को इस हालत में देखकर चौंक गया और तुरंत उसके पास बैठते हुए बोला, आर्यन, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने की? मुझे बताओ, हम सभी उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मिहिर को वहां आते हुए देख भूषण को अपना चाकू छुपाना पड़ा। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीर आ गई। अगर मिहिर कुछ पलों बाद आता तो भूषण अपना काम कर चुका होता। मिहिर आर्यन को जगाता रहा, लेकिन आर्यन की आंखें नहीं खुली। मिहिर ने तुरंत अपने बाकी के साथियों को अंदर बुला लिया। उन सभी ने आर्यन को उस बिस्तर से उठाया और अपने साथ अड्डे पर ले जाने के लिए तैयार हो गए। भूषण अपने मन ही मन जयंत को कोस रहा था। जयंत, तू वापस आ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने गुस्से से कहा। बाहर निकलकर वे सभी आर्यन के अड्डे की तरफ निकल गए। भूषण के कब्जे में वंदिता थी और उसके साथियों के साथ आर्यन। वो लोग वहां से जैसे ही निकले तब वहां पर शीतलपुर के राज्य सैनिक आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि कैसे राज्य वैद्य का कमरा बुरी तरह से फैला हुआ था और वहां पर कोई भी नहीं था। राजा भीमसेन की बेटी घर नहीं आई थी, जिसके कारण वो गुस्से से खौल रहे थे। उन्होंने पूरे शीतलपुर में वंदिता को ढूंढने का आदेश दे दिया। अड्डे पर आते ही मिहिर ने दूसरे शहर से एक वैद्य का इंतजाम किया, जो कि आर्यन की देखभाल में लग गया। उस वैद्य ने उन सभी को बताया कि आर्यन की हालत ठीक नहीं है। ये सुनकर वो सभी चिंता में आ गए, लेकिन भूषण के चेहरे पर एक खुशी आ गई थी। भूषण ने वंदिता को लाकर एक टेंट में बांध दिया था। वो जानता था कि जल्द ही राजा भीमसेन वंदिता को ढूंढने के लिए अपनी सेना भेज देंगे, इसलिए उसे बहुत ही ध्यान से वंदिता को वहां रखना होगा, नहीं तो कभी भी शीतलपुर की सेना उनके अड्डे पर हमला बोल सकती थी। भले ही वो आर्यन को मारने में कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन उसे एक खुशी थी कि वंदिता उसके कब्जे में थी। वहीं दूसरी तरफ जब वो बूढ़ा साधु दुष्यंत को अपने साथ अपने घर लाया था तो उसकी बहुत ही बुरी हालत थी। उसे बचा पाना भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उस साधु ने अपनी पूरी मेहनत करके दुष्यंत को ठीक करने की कोशिश की थी। आज भी वो दुष्यंत के लिए पहाड़ पर एक औषधि लेने गया था। अपनी डंडी के सहारे वो जैसे ही घर वापस आया
और उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके कमरे में डला हुआ बिस्तर खाली पड़ा हुआ था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि दुष्यंत इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकता था। वहीं आज सुबह उस साधु के वहां से जाते ही दुष्यंत की आंखें खुल गई थी, तो वो अपने आप को उस साधु के घर में पाकर चौंक गया था। उसे तो याद भी नहीं था कि वो आखिर वहां तक कैसे पहुंचा था, लेकिन एक बात जो वो भूला नहीं था वो ये थी कि उसे जल्द से जल्द वापस जाना था। उसे याद था कि कैसे सिद्धांत ने उसे धक्का देकर ज्वालामुखी में गिरा दिया था। अब जब वो मौत के मुंह से वापस आ गया था तो वो अपने मकसद को पूरा करने ही वाला था। पिछली बार सिद्धांत उसे हराने में कामयाब हो गया था, मगर इस बार दुष्यंत उसे ऐसा कोई मौका नहीं देने वाला था। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और उस साधु के घर से बाहर निकलकर जंगल में भागने लगा। उसका शरीर अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुआ था। उसकी न जाने कितनी हड्डियां टूटी हुई थी, मगर इस वक्त उसे अपने दर्द का कोई भी एहसास नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसे वापस अपने अड्डे पर जाकर सिद्धांत और उसके बाकी साथियों से अपना बदला लेना है। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि दुष्यंत को हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन वो निश्चिंत था, क्योंकि उसे मालूम था कि डॉक्टर वीरेंद्र अभी भी उसके लिए म्यूटेंट्स बना रहे होंगे। इतना ही नहीं, वो जादुई मम्मी भी उसके पास थी। वो जैसे ही जंगल से बाहर निकलकर अपने अड्डे के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके वेयर हाउस के चारों ओर म्यूटेंट्स घूम रहे थे। वो उन्हें जाने कितने दिनों बाद देख रहा था, इसलिए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान एक चिंता भरे भाव में बदल गई थी, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वो म्यूटेंट्स उसे पहचानेंगे भी कि नहीं। डॉक्टर वीरेंद्र ने कंप्यूटर के एक्सपर्ट के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जिसके कारण वो म्यूटेंट्स उसे अपना मालिक मानते थे। लेकिन वो अभी ऐसी अवस्था में था जिसमें शायद वो म्यूटेंट्स उसे नहीं पहचान पाए, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं उठा सकता था। उसे अपने म्यूटेंट्स की ताकत का पूरा एहसास था। उसे अभी जल्द से जल्द डॉक्टर वीरेंद्र को ढूंढना होगा। उसने तुरंत अपने कदम बड़े ही सावधानी के साथ अपने वेयर हाउस की तरफ बढ़ाए। उसे वेयर हाउस में जाने का एक सीक्रेट रास्ता मालूम था, इसलिए वो तुरंत वेयर हाउस के पीछे पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने झाड़ियों से ढका हुआ एक दरवाजा ढूंढ निकाला। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वो धीमी आवाज में डॉक्टर वीरेंद्र को बुला रहा था, लेकिन उसे उनका कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। पिछले कुछ दिनों में वहां क्या हुआ था उसे कुछ भी नहीं मालूम था, मगर अपने वेयर हाउस की स्थिति देखकर वो समझ गया था कि वहां पर कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा हुआ था। अंदर आते ही वो तुरंत लैब में पहुंच गया। वेयर हाउस में बहुत ही गंदी बदबू फैल गई थी। दुष्यंत को मालूम नहीं था कि आखिर ऐसा क्यों था, लेकिन जैसे ही वो नीचे लैब में जेल्स के पास पहुंचा, उसने देखा कि कैसे बहुत से म्यूटेंट्स चेंज होने की आधी अवस्था में ही मर गए थे। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वो अब हड़बड़ी के साथ डॉक्टर वीरेंद्र को ढूंढ रहा था। अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी जो बार बार एक ही बात बोले जा रही थी, मुझे यहां से बचा लो, क्या कोई मेरी बात सुन सकता है? दुष्यंत की आंखें तुरंत बड़ी हो गईं, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर वीरेंद्र की थी। वो भागता हुआ आखिरी जेल की तरफ गया। जब उसने अंदर झांक कर देखा तो वो और भी चकित रह गया, क्योंकि जेल में डॉक्टर वीरेंद्र अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक म्यूटेंट भी था जो बुरी तरह से जमीन पर तड़प रहा था। उसने तुरंत जेल की कुंडी खोली और डॉक्टर वीरेंद्र के सामने खड़े होते हुए बोला, डॉक्टर ये सब क्या है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये सारे म्यूटेंट्स बाहर कैसे आ गए? डॉक्टर वीरेंद्र का चेहरा दुष्यंत को देखकर अचंभे से भर गया। पिछले न जाने कितने दिनों से वो दुष्यंत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हर दिन बीत रहा था, उनकी उम्मीद कम होती जा रही थी। उन्हें लगा था कि शायद दुष्यंत कभी वापस लौट कर नहीं आएगा, लेकिन आज उसको अपने सामने देख वो बहुत खुश थे। वो दुष्यंत को देखते ही बोले, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ स्थिति बहुत बिगड़ गई है।
वेदिका और उसके दोस्तों को इस अड्डे का पता चल गया था। उन्होंने ही बाकी सारे म्यूटेंट्स को हमारे गिरफ्त से भागने में मदद की है। दरअसल म्यूटेंट्स बनने के बाद दुष्यंत उन्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग देता था, मगर उसके जाने के बाद जो भी नए म्यूटेंट्स बने थे वो सभी ट्रेनिंग नहीं ले पाए थे। इसलिए डॉक्टर वीरेंद्र की चिंता और बढ़ गई थी। मगर अब हम क्या कर सकते हैं? मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूं, दुष्यंत ने अपनी भारी आवाज में कहा। सबसे पहले मुझे यहां से बाहर निकालो, उसके बाद मैं इसका कोई ना कोई उपाय ढूंढता हूं, डॉक्टर वीरेंद्र ने कहा। दुष्यंत ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया और डॉक्टर वीरेंद्र को जमीन से उठने में मदद की। जैसे ही वो लोग बाहर निकले, अचानक से उनके सामने एक म्यूटेंट आ गया। दुष्यंत ने डॉक्टर वीरेंद्र की तरफ मदद के लिए देखा। डॉक्टर वीरेंद्र ने धीरे से दुष्यंत के कान में कहा, भले ही तुम इन नए म्यूटेंट से नहीं मिले हो, मगर इनके दिमाग के किसी ना किसी कोने में ये बात जरूर है कि तुम उनके मालिक हो। तुम इससे डरो मत, बल्कि अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इससे बात करो। अगर इसने समझ लिया कि तुम इससे डर रहे हो, तो वो तुम्हें अपने दुश्मन की तरह मानेगा और तुम पर ही हमला कर देगा। दरअसल डॉक्टर वीरेंद्र ने एक ऐसा ड्रग बनाया था जिसके कारण म्यूटेंट्स का दिमाग कुछ इस तरह से प्रोग्राम हो गया था कि अगर कोई उनसे डर कर बात करे या भागे तो वो उनका दुश्मन है और उन्हें उसे जरूर मार गिराना है। दुष्यंत ने अपने आप को संभाला और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने सामने खड़े म्यूटेंट से कहा, मेरे रास्ते से हट जा, मुझे यहां से जाने दो। अपने बाकी साथियों को लेकर इसी वक्त मुझे हॉल में मिलो। एक पल के लिए उस लैब में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जिस म्यूटेंट के साथ जेल में बंद थे, उसने उसको मारने की कोशिश की थी, मगर डॉक्टर वीरेंद्र ने अपनी जान बचाकर उसे ही पैरालाइज कर दिया था। मगर अब उनके पास ताकत नहीं थी, इसलिए दुष्यंत का ऑर्डर काम आना बहुत जरूरी था। वो म्यूटेंट उन दोनों की तरफ कुछ देर देखता रहा, मगर शायद उसने दुष्यंत की आवाज पहचान ली थी, क्योंकि अगले ही पल वो उनके रास्ते से हट गया और दुष्यंत और डॉक्टर वीरेंद्र तुरंत वहां से चले गए। क्या होगा आगे? क्या दुष्यंत का वापस आना सिद्धांत के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगा? क्या सिद्धांत उस कबीले के लोगों से बच पाएगा? क्या आर्यन की जान बच जाएगी? क्या भूषण वंदिता को मार देगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।